Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Usman Ahmed. I am your computer science lecturer. Today we are going to start our new chapter, chapter number 2 or unit number 2, System Development Life Cycle. So let's start. स्टूडेंट्स आज हमारा जो है वो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का यूनिट 2 चैप्टर 2 स्टार्ट होने जा रहा है। इस चैप्टर में हम लोग सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है, इनमें हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को जो है वो उनसे गो थ्रू करेंगे और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ड सिस्टम से। द टर्म सिस्टम इज ओरिजिनेटेड The term system is originated from Greek word systema which means to place together. Dear students, actually ये जो word system है ये एक Greek word systema से derive किया गया है और इसका मतलब है किसी चीज को इकट्ठा करके रखना। I am going to repeat the definition. Dear students, ये जो word system है ये Greek word systema से ड्राइव किया गया है और इसका मतलब है प्लेस टुगेदर, इकट्ठा रखना या इकट्ठा करना। अब यहाँ पे जो हमने ये बात की कि इकट्ठा करना या इकट्ठा रखना किस चीज को करना, तो इसके लिए हम लोग इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ मूव कर रहे हैं ताकि हमें ये वर्डिंग क्लियर हो जाए। अ सिस्टम इज अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स। एक सिस्टम हमारे पास जो है कंपोनेंट्स का सेट होता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंपोनेंट से मुराद क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। फॉर कलेक्टिंग, और इनको हम यूज करते हैं कलेक्ट करने के लिए, क्रिएटिंग, क्रिएट करने के लिए, स्टोरिंग, स्टोर करने के लिए, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के लिए, एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। आई एम गोइंग टू रिपीट द डेफिनेशन। एक सिस्टम जो होता है हमारे पास वो कंपोनेंट्स का सेट होता है। कंपोनेंट्स में हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आते हैं और वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स यूज होते हैं किस मकसद के लिए? उनके थ्रू हम कलेक्ट करते हैं, हम क्रिएट करते हैं, हम स्टोर करवाते हैं, हम प्रोसेस करवाते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंफॉर्मेशन को। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे बात की, सेट ऑफ कंपोनेंट्स में हमारे पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, पहले हम इनको डिफाइन कर लें। व्हाट इज अ हार्डवेयर एंड व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर? एक्चुअली हार्डवेयर आर ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर एंड व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन। तो जब हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंबाइन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो इससे हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम बन जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी हम ये एग्जांपल भी ले सकते हैं कि जब आप लोग जो हैं मार्केट जाते हैं और वहाँ से आप कोई न्यू लैपटॉप परचेज करते हैं, तो लैपटॉप जो है वो आपका हार्डवेयर होता है। अब उसके साथ अपना पूरा एक सिस्टम होता है। उसके साथ आप देख लें, आपकी जो है पैनल होता है, स्क्रीन होती है, टच पैड होता है, की पैड होता है आपका, और अगर आपने और कोई डिवाइसेस लेने हैं, फॉर एग्जांपल प्रिंटर लेना है, माउस लेना है, आप ये चीज़ें भी साथ ले लेते हैं। अब ये क्या, ये एक हार्डवेयर सिस्टम है। अब जस्ट हार्डवेयर मार्केट से परचेज करने के बाद अगर हम चाहते हैं कि हम उसमें अपना कोई वर्क करें, अपना कोई टास्क करें, तो इट्स इम्पॉसिबल अनटिल एंड अनलेस हम उसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 में, यूनिट नंबर 1 में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की थी। मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है हमारा, जिसको हम सबसे पहले किसी भी मशीन पे, लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल करते हैं। जब उसे हम किसी भी पीसी में, लैपटॉप पे या पीसी पे इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद वो लैपटॉप या वो पीसी यूजेबल हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसमें जो है वो हम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद टॉप पे यूज़र होता है और फिर यूज़र जो है उसे यूज़ करता है। ये बात स्टूडेंट्स हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम की जो डायग्राम है, जो हमने उनकी डिस्कस की थी, उसमें हमने इस पर बात की थी। अब स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि हमारे पास एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम है, तो कंप्यूटर सिस्टम में जस्ट हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर नहीं,
कंप्यूटर सिस्टम जब ये हम इनको इकट्ठा करते हैं तब हम इसको एक सिस्टम कह सकते हैं। क्योंकि अगर हम जस्ट सिर्फ सॉफ्टवेयर ही को ले लें, हमने कहा कि हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसमें एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, हमारे पास कोई वेब ब्राउज़र है, हमारी कोई वेबसाइट है जो हमने बनाई हुई है। अब ये तो हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम है। तो अब अगर इन्होंने वर्किंग करना है तो डेफिनेटली इसके लिए हमें हार्डवेयर चाहिए, जिन हार्डवेयर में हम इन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करेंगे, हम उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करेंगे, फिर जब ये इन्हें हम ओपन करेंगे तो वो मेमोरी में लोड होंगे। अब अगर हमारे पास हार्डवेयर ही नहीं है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो पीसी नहीं है, हमारे पास उसमें रैम भी नहीं है, उसमें हमारे पास हार्ड डिस्क भी नहीं है, उसमें उसके साथ हमारे इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड माउस नहीं है, आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास जो है वो मॉनिटर नहीं, हमारे पास जो है वो एलसीडी नहीं, तो फिर ये सिस्टम तो नहीं हुआ। इसीलिए सिस्टम जो है कंपोनेंट्स का एक सेट होता है और कंपोनेंट जो हैं वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। जब ये कंपोनेंट्स इकट्ठे होते हैं तो फिर ही हम लोग क्या करते हैं, इनके ज़रिए हम कुछ कलेक्ट कर सकते हैं, फिर हम आसानी से उन्हें क्रिएट भी करवा सकते हैं, हम उन्हें स्टोर भी करवा सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर में जो हमारी रैम होती है, यानी मेन मेमोरी, हमारा जो डेटा या हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो लोड होते हैं हमारी मेन मेमोरी में, रैम में। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में इस पर बहुत डिटेल से बात की थी। तो उसके बाद क्या होता है, फिर आगे उन प्रोसेसिंग के लिए वो प्रोसेसर को असाइन होते हैं और फिर इंफॉर्मेशन को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये एक आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल थी इस डेफिनेशन को बेटर और प्रॉपर अंडरस्टैंड करने के लिए। अब स्टूडेंट्स, हम लोग सिस्टम की डेफिनेशन डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट बोर्ड पे मूव कर रहे हैं और वहाँ पर हम लोग सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को डिस्कस करते हैं, उनकी डेफिनेशन और उनकी इंपॉर्टेंस पे बात करते हैं। एक्चुअली सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एक सिस्टम को डेवलप करने के लिए लाइफ साइकिल से हमें गुजरना पड़ता है। तो पहले इसकी हम डेफिनेशन पे बात करते हैं। इट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, ये हमारे पास प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रोसेस होता है, थ्रू विच अ सीरीज और स्टेप्स और फेजेस हेल्प्स, और इसमें हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ फेजेस होते हैं, ये और इनको हम फॉलो करते हैं टू प्रोड्यूस अ न्यू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, ताकि हम लोग एक न्यू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो बना सकें। डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू रिपीट द डेफिनेशन। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हमारे पास जो है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है जो कि सीरीज ऑफ स्टेप्स पे कंसिस्ट होता है या फेजेस पे कंसिस्ट होता है। किस मकसद के लिए? ताकि हम लोग प्रोड्यूस कर सकें एक न्यू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये जो लास्ट लाइन जिसे मैंने अंडरलाइन किया है, हम इसको ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है। एक्चुअली इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम आपका वो सिस्टम होता है जो कि आपको किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और फिर आगे उसको प्रोसेस करवाने में आपकी हेल्प भी करता है। इस डेफिनेशन को स्टूडेंट अंडरस्टैंड करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम की मैं आपके सामने एक सिस्टम डिस्कस करने जा रहा हूं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप लोग किसी फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे चले जाते हैं या पेशावर बोर्ड की वेबसाइट पे चले जाते हैं, आप लोगों ने डुप्लीकेट डीएमसी के लिए अप्लाई करना है। वहाँ पे आप लोग जाके उनकी वेब पे आप उनके वेब पे ये स्टडी कर लेते हैं कि डीएमसी की डुप्लीकेट कॉपी का क्या प्रोसीजर है, ताकि आपको जो है वो होम डिलीवरी भी हो सके। उसमें एक प्रोसीजर आपको गिवन होता है। वहाँ पे आप जाते हैं, आप अपना जो है रोल नंबर टाइप करते हैं, आप वहाँ अपना डेटा इनपुट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप जो है पेमेंट भी वहाँ डिपॉजिट करवा देते हैं। अब जब आप ये सब कुछ कर लेते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद आपकी इंफॉर्मेशन आगे चली जाती है। उस इंफॉर्मेशन को जो है बोर्ड वाले प्रोसेस करते हैं। उसके लिए डेफिनेटली उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें वो डीएमसी क्रिएट करते हैं, उसे ओपन करते हैं, उसे यूज़ करते हैं। तो उसके बाद क्या होते हैं स्टूडेंट्स कि वो आपकी डीएमसी जो है प्रिंट होके आपको होम डिलीवरी में प्रोवाइड कर दी जाती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है एक हमने एग्जाम्पल ली कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम किसको कहते हैं।
इस तरह इसकी आप बहुत सारी एग्जांपल्स आप लोग ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने अपने लिए कोई CNIC कार्ड बनाना है, आप CNIC कार्ड बनाने के लिए नादरा के ऑफिस तशरीफ़ ले जाते हैं आप लोग, वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि CNIC कार्ड बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है आपकी, फिर आपकी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है। तो इसकी मल्टीपल एग्जांपल्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में बात स्टार्ट की हुई है कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रोसेस होता है जो हम अपनाते हैं। जब हम इस प्रोसेस को अपनाते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास सीक्वेंस में कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फेजेस भी कहा जाता है। उनके थ्रू हम आगे गुजरते हैं और हम एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम बनाते हैं। और स्टूडेंट्स, आप खुद सोचें कि जब हम लोगों ने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम कुछ स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, स्टेप वाइज हम कोई काम कर रहे हैं, तो एट द एंड जो हमें रिजल्ट मिलेगा, एट द एंड जो प्रॉब्लम का सलूशन होगा एक सॉफ्टवेयर सिस्टम की फॉर्म में, वो कितना बेस्ट होगा, वो कितना क्वालिटी का होगा, वो रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होगा। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ फोकस करनी ही है कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को अगर हम फॉलो करें एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को बनाने के लिए, तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। डियर स्टूडेंट्स, हम इसकी जो है एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं ताकि हम लोग सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की डेफिनेशन को बेटर वे से अंडरस्टैंड कर सकें। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमने एक पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के लिए हमने एक वेबसाइट बनानी है ताकि स्टूडेंट्स वहाँ पे आके ऑनलाइन एडमिशन्स वगैरह के लिए अप्लाई कर सकें। अब स्टूडेंट्स, हमने अगर कोई वेबसाइट वगैरह बनानी है ताकि स्टूडेंट्स वहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन के लिए आकर अप्लाई कर सकें, तो देखें जब हम उनके लिए वेबसाइट बनाएंगे तो डेफिनेटली उनका पहले से एक सिस्टम होगा। सिस्टम के लिए हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सबसे पहले जो है हम लोग उनसे रिक्वायरमेंट्स लेंगे कि उनकी एडमिशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, या हदफ ग्रुप ऑफ कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहले हम रिक्वायरमेंट्स को लेंगे, फिर हम स्टेप वाइज फेजेस को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप हम ये एक सॉफ्टवेयर कंप्लीट करेंगे, इस सॉफ्टवेयर को बनाएंगे। एट द एंड स्टूडेंट, जब ये प्रोडक्ट बन जाएगी, इसको यूज़ किया जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि हमने एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया है जो कि SDLC के फेजेस को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप गुजरते हुए हमने ये चीज़ अचीव की है। तो एट द एंड जो प्रोडक्ट बनेगी, जो वेबसाइट बनेगी, की क्वालिटी भी अच्छी होगी, पॉइंट नंबर 1, वो हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होगा, पॉइंट नंबर 2, और वो एक बेस्ट, एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट होगी जो कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो हमने एग्जांपल की बात की वो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की एग्जांपल थी। नेक्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट हम लोग SDLC की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलें इसकी इम्पोर्टेंस पर बात करते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ SDLC आर। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में कुछ पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने एक वर्ड को अंडरलाइन किया है, SDLC। आप ये बात याद रखिएगा, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है इसकी शॉर्टकट फॉर्म जो है वो SDLC है। तो जहाँ पे मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा SDLC, तो इट मीन्स कि वहाँ पे मेरा जो फोकस है वो इस वर्ड की तरफ होगा, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट ब्रेक्स डाउन द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इनटू फेजेस। अब स्टूडेंट्स, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें हम ब्रेक डाउन करते हैं पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल को फेजेस में, फेजेस या स्टेप में। यानी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है ये इम्पॉर्टेंट है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है? अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए अगर हम SDLC की अप्रोच को यूज़ करते हैं, इसमें हम प्रॉब्लम को या जो हमारे से ब्रेक डाउन कर लेते हैं और फिर जो है हम फेजेस में उसको परफॉर्म करवाते हैं, फेजेस में टास्क को अचीव करते हैं। Thus making it easier for the development team members to easily evaluate each part of software development। जब हम लोग अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल को जो है वो ब्रेक डाउन कर लेते हैं फेजेस में,
तो फिर ये काम आसान हो जाता है। किनके लिए आसान होता है? डेवलपमेंट टीम मेंबर्स, वो टीम जिनके अंदर मेंबर्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, उनके लिए ये काम बहुत आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है? क्योंकि हर मेंबर को पता चल जाता है उसका क्या रोल है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रोल और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने कितने टाइम में पूरी करनी है। ईच पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का इस तरह हर पार्ट जो है वो टाइम टू टाइम फिर हर मेंबर उसका एक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो कंप्लीट करके अपनी जो है टीम को जो असाइन करता है ताकि इस चीज को टाइम पर कंप्लीट किया जा सके। स्टूडेंट्स, इस इम्पोर्टेंस के डिस्कशन को कंटिन्यू करने के लिए हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट मेक्स इट इजियर फॉर प्रोग्रामर्स टू वर्क कॉन्करेंटली ऑन ईच फेज। स्टूडेंट, सबसे पहले इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे एक वर्ड आया है प्रोग्रामर। एक्चुअली प्रोग्रामर वो पर्सन होता है जो कि कोडिंग करता है, किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए कोई सॉफ्टवेयर के लिए कोई प्रोग्राम बनाते है, कोडिंग करता है, ऐसे शख्स को प्रोग्रामर कहते हैं। और वी कैन ऑल्सो डिफाइन एज अ पर्सन हु राइट्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड अ प्रोग्रामर। ऐसा पर्सन जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स बनाता है उसे प्रोग्रामर कहा जाता है। इंशाल्लाह आपके यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 में हम डिटेल के साथ प्रोग्रामर की उस पर बात करेंगे। इट मेक्स इट ईजियर फॉर प्रोग्रामर्स टू वर्क कंकरेंटली ऑन ईच फेज। तो देखें, जब हमने SDLC की अप्रोच को फॉलो किया तो प्रोग्रामर्स के लिए भी आसानी हो जाती है कि वो कॉन्करेंटली हर फेज पर काम कर सकते हैं। यानी उनके लिए कोडिंग करना, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम राइट करना वो बहुत आसान हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स अ रफ टाइम एस्टिमेट दैट व्हेन द सॉफ्टवेयर विल अवेलेबल फॉर यूज। देखें स्टूडेंट्स, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है इसका एक एडवांटेज ये है कि ये हमें एक रफ एस्टिमेट भी प्रोवाइड कर देता है कि एक सॉफ्टवेयर कब अवेलेबल होगा यूज़ के लिए। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करूँ कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा, कितने टाइम में बनेगा? Yes, your answer is right. You are not quite sure when it will be developed. Yes, तो जब हम लोग सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की अप्रोच को यूज़ करते हैं, SDLC की अप्रोच को यूज़ करते हैं, देन वी आर क्वाइट श्योर, हमें एक एस्टिमेट पता चल जाता है कि ये सॉफ्टवेयर जो है कब अवेलेबल होगा यूज़ के लिए। स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर जो है वो कोई भी हो सकता है। ये यहाँ पे मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि आपके माइंड में डिफरेंट क्वेश्चंस में भी इस टाइम पे जो हैं वो मूव कर रहे होंगे कि इसमें SDLC की अप्रोच को क्या किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, किसी एक टाइप की एप्लीकेशन, किसी एक प्रॉब्लम के सॉफ्टवेयर के लिए बनाने के लिए यूज़ किया जाता है? नो, SDLC की अप्रोच को किसी भी टाइप के, किसी भी एरिया के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप लोगों ने किसी कॉलेज के लिए जो है उनके पूरा का पूरा एडमिशन सिस्टम के लिए, उनके एग्ज़ामिनेशन सिस्टम के लिए, आप लोगों ने उनके जो है एग्ज़ाम के सिस्टम के लिए, उनकी लाइब्रेरी के सिस्टम के लिए, ट्रांसपोर्ट के सिस्टम के लिए, उनकी लेट से स्कॉलरशिप मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, आप लोगों ने ट्रैवलिंग सिस्टम के लिए, स्पोर्ट्स के सिस्टम के लिए, या आप लोगों ने किसी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, किसी पुलिस क्राइम सिस्टम के लिए, किसी होटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, किसी बैंक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, आप लोगों ने किसी भी तरह के सिस्टम के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाना है उसके लिए आप SDLC की अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं। और SDLC की अप्रोच जो है ये बाउंड नहीं है किसी लिमिट के लिए, ये जो है कि हर तरह के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस अप्रोच को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में डियर स्टूडेंट्स हमें ये बात बताई जा रही है, इट डिलीवर्स क्वालिटी सॉफ्टवेयर विच मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे आपकी कंसंट्रेशन, अटेंशन चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ मैं आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ चंद चीज़ों पे, प्लीज़ बी फोकस। इट डिलीवर्स क्वालिटी सॉफ्टवेयर। SDLC जो है ये क्या हमें प्रोवाइड करता है?
जब हम SDLC की अप्रोच को यूज करते हुए एक सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम हम बनाते हैं, तो जो सॉफ्टवेयर होता है एट द एंड वो एक क्वालिटी का सॉफ्टवेयर बनता है। और वो जो क्वालिटी का सॉफ्टवेयर होगा वो क्या होगा, वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक होगा। किसके मुताबिक होगा? कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक होगा। आई एम गोइंग टू रिपीट दिस पॉइंट। अगर हम लोग SDLC की अप्रोच को यूज करें और हम लोग किसी सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर बनाएं SDLC की अप्रोच के थ्रू, तो एट द एंड जो सॉफ्टवेयर बनेगा उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और वो सॉफ्टवेयर कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जस्ट वन लाइन का पॉइंट नहीं है, अभी इस पे हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे पास एक कॉलेज है। उस कॉलेज का जो प्रेजेंट सिस्टम है जिसमें स्टूडेंट का एडमिशन, स्टूडेंट्स की उसके बाद फीस का सिस्टम, स्टूडेंट की अटेंडेंस का सिस्टम, स्टूडेंट के एग्ज़ाम का सिस्टम, स्टूडेंट्स के जो है वो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, स्टूडेंट के स्पोर्ट्स का सिस्टम, लाइब्रेरी सिस्टम, ये सारा का सारा सिस्टम जो है ये मैनुअल है। हम अज्यूम कर रहे हैं कॉलेज है जिसमें सारा का सारा सिस्टम मैनुअल चल रहा है। अब हमने इस सिस्टम को जो है कंप्यूटराइज करना है या हम इसे ऑनलाइन लेकर जाना चाह रहे हैं ताकि ये सिस्टम ऑनलाइन हो सके और हम इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप ये बात अब सोचें कि जो कॉलेज के ऑनर हैं, लेट से हमारी एक टीम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, और एक स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, वो जगह जो टीम जहाँ पर काम करती है सॉफ्टवेयर बनाती है उस जगह को सॉफ्टवेयर हाउस कहा जाता है या IT कंपनी कहा जाता है। तो लेट से हमारा एक सॉफ्टवेयर हाउस है, उसमें हमारी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम है जो कि सॉफ्टवेयर बनाती है। अब ये जो कॉलेज के ओनर हैं, लेट से ये हमारे सॉफ्टवेयर हाउस में आते हैं और आकर हमसे मिलते हैं। और स्टूडेंट्स, आप लोग सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। फॉर एग्जांपल ये मुझसे आके मिलते हैं कि सर आप हमारे कॉलेज के लिए एक सॉफ्टवेयर बना दें जिसका एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है वो मैनुअल है, आप इसे कंप्यूटराइज कर दें, आप हमें जो है इसका ऑनलाइन सिस्टम बना दें। अब मैं उनसे ये कहूँगा कि ठीक है, आप हमें पहले अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएं आपको किस किस मॉड्यूल के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इससे। तो वो क्या करेंगे, वो मेरे साथ मीटिंग करेंगे, वो फिर मेरे साथ जो है मुझे अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएंगे। अब स्टूडेंट्स, जब हम रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को जानने की कोशिश करते हैं किसी सिस्टम से रिलेटेड, तो उसके मुख्तलिफ हमारे पास जो हैं अप्रोचेज़ हैं। इंशाल्लाह उसके बाद हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस में डिटेल के साथ करेंगे। मैं उन डिटेल्स में अभी नहीं जा रहा, इसी चैप्टर में इंशाल्लाह हम आगे डिटेल के साथ बात करेंगे। तो अभी हम जस्ट एक एग्जांपल को ले रहे हैं। मैंने लेट से उनसे रिक्वायरमेंट्स भी ले ली और उन्होंने अब मुझे अपनी बता दी ये हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो अब हमने क्या किया, हमारा उनके साथ एग्रीमेंट हो गया और फॉर एग्जांपल हमने उनके लिए सिस्टम बनाना, एक सॉफ्टवेयर, उनके सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट कर दिया। सबसे अब हमने उनसे ये कहा कि हम 6 मंथ में उनको ये सॉफ्टवेयर बना के देंगे। अब फर्स्ट मंथ में हमने उनको उनके जो कॉलेज में न्यू एडमिशन्स होते हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर बना के दे दिया। वो सॉफ्टवेयर जो है वो एक ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन है। उसकी एक जो है उसमें स्टूडेंट ऑनलाइन एडमिशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और वो सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो कॉलेज में जो स्टाफ है, जो ऑपरेटर्स हैं, वो भी एक्सेसिबल, उनके लिए भी एक्सेसिबल है, कॉलेज के ओनर के लिए भी एक्सेसिबल है। अब उन्होंने इस सिस्टम को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। जब ये सिस्टम उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया, मंथ के एंड में जब हमने उन्हें सॉफ्टवेयर दिया, उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया, स्टूडेंट उनके थ्रू ऑनलाइन अप्लाई भी कर रहे हैं। लेट्स से 2-3 डेज़ बाद वो आते हैं और वो हमें रिस्पॉन्स देते हैं, वेल डन, आपने जो हमारे कॉलेज के एडमिशन सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है। तो डेफिनेटली जब हम लोगों को ये कमेंट्स मिलेंगे हमारे कस्टमर की तरफ से, हमारे क्लाइंट की तरफ से, कि जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है वो क्वालिटी का सॉफ्टवेयर है और क्वालिटी का सॉफ्टवेयर है, वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है, तो उसका क्रेडिट किस चीज़ को जाएगा? डेफिनेटली वो हम कह सकते हैं, अगर हम लोगों ने SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की अप्रोच को यूज़ किया है तो वो SDLC की वजह से है कि हम लोगों ने उसमें
फेजेस में काम किया है, उसमें हमने स्टेप्स में काम किया है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो कि स्टूडेंट्स आपको याद रखनी है। इसी तरह से फिर आप जो कॉलेज के जो ओनर हैं वो अपने अदर डिपार्टमेंट्स के लिए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए स्टूडेंट की फ़ीस से रिलेटेड, एग्ज़ाम डिपार्टमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट, लाइब्रेरी एंड सो ऑन, इस तरह वो इसको कंप्लीट करवा लें। तो जो मैंने आपके साथ इस पॉइंट पे डिस्कशन की स्टूडेंट, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। चलें अब हमने नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। इट प्रोवाइड्स अ बेसिक फ्रेमवर्क फॉर द डेवलपिंग ऑफ क्वालिटी सॉफ्टवेयर। देखें स्टूडेंट्स, अगर हम ये चाहते हैं कि हमने कोई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर बनाना है तो SDLC जो है हमें एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हम अपने कस्टमर्स या अपने क्लाइंट्स के लिए क्वालिटी के सॉफ्टवेयर बनाने शुरू करें, या लेट्स से हमारा एक सॉफ्टवेयर हाउस है जिसमें आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग अपने कस्टमर या क्लाइंट्स के लिए क्वालिटी के सॉफ्टवेयर्स बनाएं। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि मैं अगर SDLC को यूज़ करता हूँ तो ये मुझे एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। फ्रेमवर्क मीन्स कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, वो चीज़ जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप वाइज अप्रोच को यूज़ करके, फिजिक्स को यूज़ करके किसी चीज़ को डेवलप करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इट क्लियरली डिफाइंस एंड असाइन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द इन्वॉल्व पार्टीज। अब देखिए स्टूडेंट्स, डेफिनेटली मैंने जब आपको बताया कि हमारे एक सॉफ्टवेयर हाउस है, सॉफ्टवेयर हाउस में आप लोग जो हैं, लेट्स से आप लोग 10 स्टूडेंट्स हैं जो कि 10 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या डेवलपर्स हैं, और मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। आप में से हर पर्सन को अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन हो चुका होगा, और मुझे पता होगा कि मैंने किसको क्या रोल असाइन किया है, किन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं SDLC की अप्रोच को यूज़ कर रहा हूँ किसी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के लिए, जैसा कि हमने एग्जांपल को कंसिडर किया कि हमने एक कॉलेज के लिए जो उनका मैनुअल सिस्टम है उसे हमने कंप्यूटराइज करना है, अगर उनके लिए हमने कोई ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना है, उनकी एडमिशन्स के लिए, उनकी अकाउंट्स के लिए, फ़ीस से रिलेटेड, उनके एग्ज़ाम से रिलेटेड, रिज़ल्ट से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, लाइब्रेरी से रिलेटेड, या किसी और हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी डिफरेंट फील्ड्स है उनसे रिलेटेड किसी एरिया के हमने सॉफ्टवेयर बनाना है। तो उसमें ये होता है कि SDLC में हर जितने मेंबर्स होते हैं एक टीम में, वो टीम जो कि सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट पर काम कर रही होती है, उसमें हर एक का एक रोल होता है और उसको पता होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे दूं, इसमें कुछ हमारे पास होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं टेस्टर्स। टेस्टर का काम ये होता है कि वो जब एक सॉफ्टवेयर बन जाता है उसे टेस्ट करता है, इसमें कहीं कोई एरर्स तो नहीं है, कोई बग्स तो नहीं है, तो अगर होते हैं तो वो उसे नोट डाउन करता है, आगे फिर वो अपनी टीम को बताता है। इस तरह इसमें हमारे पास जो है डिज़ाइनर्स होते हैं। डिज़ाइनर का काम ये होता है कि वो जी कोई डिज़ाइनिंग वगैरह करता है। आप लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में अपने चैप्टर नंबर 7 में कुछ कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने रिवाइज किए थे। आप लोगों को याद होगा कि डिज़ाइनर क्या करता है, वो कुछ भी डिज़ाइन बनाता है, वो एक कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन भी बनाता है। कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन जो है हम किसको कहते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ERD। आर यू रिमेंबर, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ERD। अगर हम कोई ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसके बैक एंड में कोई डेटाबेस भी है तो डेफिनेटली हम उस सिस्टम के लिए ERD बनाते हैं। एंटिटी किस चीज़ को कहते हैं, मैं आपको रिकॉल करवाता चलूँ। एंटिटी वो चीज़ जो कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए होती है और उसका रिकॉर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, टीचर्स, बुक्स एक्सेट्रा। और एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम हमारे पास एक मॉडल है जिसमें हम ये बात करते हैं कि एंटिटीज़ के बिटवीन क्या रिलेशनशिप है। इसमें फिर हम लोग जो हैं उनके एंटिटीज़ के जो है उनके बायोडेटा पर भी बात करते हैं, जिन्हें हम उनके एट्रीब्यूट्स कहते हैं, प्रॉपर्टीज़ कहते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। और फिर इसमें जो है हम लोग एंटिटी के डिफरेंट रोल्स के बारे में बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी। फिर इसमें जो है आगे हम लोग DFD बनाते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम। तो ये जो सारे क्या होते हैं हमारे, ये सारे के सारे हमारे डिज़ाइंस में आ जाते हैं। इसमें फिर इस चैप्टर में आगे चल के हम देखेंगे कि डिज़ाइन में और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें गो थ्रू करना पड़ता है। और फिर जो है इस तरह स्टूडेंट हर फेज़ में अपना अपना रोल होता है। फिर हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है। इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं और कोडिंग स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो उसमें फिर हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्रामर्स होते हैं,
वो क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं, उसकी कंप्यूटर प्रोग्राम्स राइट करते हैं, जो कि आपके चैप्टर 3 से स्टार्ट हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो अभी हम एग्जांपल ले रहे थे, ये हमने इस पॉइंट के रिगार्डिंग ले ली। अब हम लास्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ SDLC के बारे में। इट ensures that requirements for the development of software system are well defined and subsequently satisfied। जब डियर स्टूडेंट्स हम लोग SDLC की अप्रोच को यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के लिए, तो ये इंश्योर करवाता है कि जो रिक्वायरमेंट्स होंगी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के लिए वो वेल डिफाइंड होंगी। वेल डिफाइंड का मतलब ये कि रिक्वायरमेंट जो है वो सही तरीके से बताई गई होंगी। हमें बताया गया होगा, कस्टमर ने हमें क्लियरली, क्लाइंट ने बताया होगा कि उसे स्टेप पहले क्या चाहिए, फिर उसे क्या चाहिए, इस तरह स्टेप वाइज उन्होंने हमें क्लियर कट बताया होगा। एंड सब्सिक्वेंटली सेटिस्फाइड, और वो रिक्वायरमेंट जो है कस्टमर भी उसको सेटिस्फाई उस पर होगा और हम भी सेटिस्फाई होंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स, जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है उससे पहले रिक्वायरमेंट्स पर बात होती है कि जो कस्टमर या क्लाइंट अपने लिए, अपने सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहा है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो पहले वो अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देता है। रिक्वायरमेंट जो हैं जब वो वेल डिफाइंड हो जाती हैं और वो सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो ये भी जो है SDLC की अप्रोच में हमें एक एडवांटेज मिलता है कि इसके अप्रोच को यूज़ करते हुए जब हम लोग स्टूडेंट्स कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट्स जो है स्टूडेंट्स वो वेल डिफाइंड होती हैं और सेटिस्फाई होते हैं हम लोग उसमें। और इसका हमें एक और एडवांटेज क्या होते हैं SDLC की अप्रोच का स्टूडेंट्स, कि एट द एंड जब हम कोई प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर बना के कस्टमर को देते हैं तो रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी वेल डिफाइंड होती हैं, हम उस पर वो सेटिस्फाई भी होते हैं। तो एट द एंड अगर कस्टमर कहे कि भाई हमने, आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसमें मुझे ये रिक्वायरमेंट चाहिए थी, मैंने तो ये जो सॉफ्टवेयर बनाई तो मेरी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं है, तो हम उन्हें कह सकते हैं कि SDLC की अप्रोच को हमने यूज़ किया है, आप हमारे साथ इन रिक्वायरमेंट्स, ये रिक्वायरमेंट्स आपने पहले बताई थी, उस पर आप सेटिस्फाई भी हुए थे, हम भी सेटिस्फाई भी हुए थे, उनके मुताबिक हमने ये सॉफ्टवेयर बनाया है। तो फिर जो है कस्टमर जो है कभी भी आपके साथ सॉफ्टवेयर में ये नहीं कह सकता कि जो रिक्वायरमेंट्स उन्होंने बताई वो जो है उसके मुताबिक सॉफ्टवेयर नहीं बना। हाँ, ये हो सकता है स्टूडेंट्स कि लेट्स से अगर आज कस्टमर ने आपसे एक सॉफ्टवेयर बनवा लिया है, फॉर एग्जांपल वो एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, कल को कस्टमर आता है, वो कहते हैं मुझे इसमें कुछ न्यू मॉड्यूल्स ऐड करवानी है, लेट से वो कहते हैं मुझे इसको आप ऑनलाइन सिस्टम कर दें ताकि इंटरनेट पे यूज़ हो सके और मैं इसको एवरीवेयर एनीवेयर इन द वर्ल्ड कहीं से भी मैं इसको एक्सेस कर सकूं। तो फिर डेफिनेटली वो चीज़ हमारी मेंटेनेंस फेज से स्टार्ट होती है, फिर स्टार्ट से आप सारा आते हैं, आप आके उसकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं और फिर हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो डिफरेंट फेजेस हैं उसको उनसे गुजरते हुए एट द एंड उसकी न्यू रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हम लोग एक क्वालिटी का सॉफ्टवेयर जो होगा वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक होगा, वो हमारे जो है बजट के अंदर, वो हमारी कॉस्ट के अंदर, टाइम के अंदर अंदर हम उसे कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि वो सॉफ्टवेयर जो है इफ़ेक्टिव भी होगा और वो सॉफ्टवेयर जो है एफिशिएंट भी होगा। एफिशिएंट का मतलब क्या है, कम से कम टाइम, कम से कम कॉस्ट और बेहतर तरीके से वो सॉफ्टवेयर बना के कस्टमर को देंगे ताकि वो जो है उसे यूज़ कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने सिस्टम की डेफिनेशन के बारे में बात की, हम लोगों ने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की डेफिनेशन के बारे में बात की, हम लोगों ने इनसे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंस को देखा, हमने इसमें पॉइंट्स देखे, हमने डिफरेंट सिस्टम्स की प्रैक्टिकल जो हमने वो है डिस्कशंस है उसको भी देखा। डियर स्टूडेंट्स, जो जो हम इस चैप्टर में आगे चलते चले जाएंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को आइडिया होता चला जाएगा कि किस तरह से SDLC को फॉलो करते हुए एक क्वालिटी का सॉफ्टवेयर जो कि बजट के अंदर भी हो, टाइम में भी हो और एक गुड क्वालिटी का सॉफ्टवेयर कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो, वो बनता है। तो आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह हम लोग जब इसके SDLC के फेजेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि SDLC की इम्पोर्टेंस क्या है। और इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, कल को जब आप लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मूव करेंगे आफ्टर गेटिंग योर डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, फ्रॉम अ गुड यूनिवर्सिटी, तो आपके माइंड में SDLC की इम्पोर्टेंस होगी। तो अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, आप इसको फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आप एक क्वालिटी का सॉफ्टवेयर बना के अपने कस्टमर को दे सकते हैं। ये स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों ने लाइक की होगी। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक,
न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। टिल देन स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।